हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एरर के बारे में। आपका सब्जेक्ट चल रहा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जिसके पहले और दूसरे वीडियो में हमने बात किया था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, आपकी मेथड्स क्या क्या होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिसमें हमने नॉर्मलिटी के बारे में देखा, मोलरिटी के बारे में देखा, मोलरिटी के बारे में देखा, मोल फ्रैक्शन के बारे में देखा। आज इसी यूनिट का, पहले ही यूनिट का आपका तीसरा टॉपिक है एरर, त्रुटि जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो एरर क्या होती है या फिर गलती क्या होती है, आज इसके बारे में जानेंगे। और जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उसको हम सुधारेंगे कैसे। अभी जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, जब भी आप कोई भी सोल्यूशन बना रहे हैं या फिर कोई भी सिस्टमिक ऑपरेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, आपके टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, आप लैब में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपसे गलती हो जाए वहाँ पे, जो आप प्रिपरेशन बना रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना रहे हैं, उस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन ना बन पाए, जो आपसे कोई भी त्रुटियां हो जाएं। अब त्रुटियां हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है इन्वायरमेंटल कोई इफेक्ट पड़ जाए, हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो जो भी उसमें त्रुटियां हो जाती हैं वो सब आपकी एरर में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एरर क्या होती है या फिर या एरर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, और जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी आपने ऑब्टेंड किया है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एरर। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक आपका बीकर है, उस बीकर में हमने 500 ml आपका वाटर रख दिया, यहाँ पे 500 ml हमने वाटर रख दिया है, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें वाटर आपका कितना प्रेजेंट है, या इसको मेजर आप करिए कि वाटर इसमें कितना प्रेजेंट है। अब आप गए वहाँ पे मेजर किए, तो इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो आपकी 500 ml है, ये इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जब आप मेजर करके लेके आए अपने बैलेंस से, तो आप बता रहे हैं कि ये 490 ml है, तो 10 ml जो इससे कम है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वही आपकी एरर होगी। तो एरर इज इक्वल टू हो जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एरर। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व किए हैं या कोई भी ऑपरेशन आप किए हैं, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है और उसका जो ट्रू रिजल्ट है और एग्जैक्ट रिजल्ट होता है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो एरर कहलाती है। एक डेफिनेशन तो ये हुआ, या फिर दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हैं एरर इज एनी मिस्टेक व्हिच चेंज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी ऑपरेशन। जिससे मान लीजिए कोई भी फाइनल रिजल्ट है, कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, उसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो उसका ट्रू रिजल्ट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो चेंज हो जाए। ऐसी कोई भी गलती जिससे आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो चेंज हो जाए, उसको हम, उस मिस्टेक को हम बोलते हैं एरर या फिर त्रुटि बोलते हैं। या डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट वैल्यू आर कॉल्ड एरर। ऐसी कोई वैल्यू जो दो आपके ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 10 आएगा, ये जो 10 होगा ये इसकी एरर होगी या फिर त्रुटि होगी। अब आपके फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत टाइप की एरर होती हैं। जैसे एरर को अगर क्लासीफाई किया जाए तो एरर आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका ग्रॉस एरर, दूसरी आपकी सिस्टमैटिक एरर, और तीसरी आपकी रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को डिटरमिनेट एरर भी बोलते हैं, इस एरर को हम डिटरमिनेट एरर बोलते हैं। डिटरमिनेट एरर, इस एरर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसी एरर जिसको हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एरर आपकी कहाँ से काज हुई है, इसका ये एरर किस माध्यम से आपके किसी भी ऑपरेशन में प्रोड्यूस हुई है। ऐसी एरर जिसके काज को हम पता कर सकते हैं, जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वो आपकी सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। और तीसरी जो होती है रैंडम एरर, इसको हम इनडिटरमिनेट एरर भी बोलते हैं। इनडिटरमिनेट एरर, ऐसी एरर जिसको हम डिटरमाइन ना कर सके कि ये किस कारण से काज हुई है, या फिर ऐसी एरर जिसका कारण हमको नहीं पता होता है, वो ऐसे आपका एक्सीडेंटली काज हो जाती है, उस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। ऐसी एरर जिसका कारण हमको नहीं पता होता है और हम इस एरर को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। हम सोचें कि गुड ऑपरेटर्स यूज करें, बढ़िया ऑपरेटर्स यूज करें, बढ़िया आपका क्वालिटी रिएजेंट यूज करें, और आपका वेल क्वालिफाइड
वर्कर वहाँ पे लगाएं, ऑपरेटर लगाएं तब ये एरर ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एरर हम ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे आप वेल क्वालिफाइड इक्विपमेंट यूज कर लीजिए, चाहे आप क्वालिटी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा यूज कर लीजिए, आपकी ये एरर हो ही जाती है। तो ऐसी रैंडम एरर जिनका काज हमको नहीं पता होता है और जिसको हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, और हमारा फाइनल रिजल्ट खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, अचानक से होने वाली एरर। और ग्रॉस एरर की पहला टॉपिक इसमें है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होती हैं ये मेनली आपकी ह्यूमन मिस्टेक्स के द्वारा काज होती हैं। जैसे मान लीजिए जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो भी ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहा है, अगर मान लो आपका टाइट्रेशन चल रहा है, टाइट्रेशन में ब्यूरेट से जो स्केलिंग है, जो वहाँ पे पॉइंट देखना है, रीडिंग जो लेनी है, उससे हो सकता है आपका पर्सनली इंडिविजुअल व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा था वो प्रॉपर रीडिंग ना ले पाए, या फिर किसी भी चीज़ में उसको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन में कोई गलती कर दे, बेइंग में कोई गलती कर दे, या फिर कैलिब्रेशन में कोई गलती कर दे, या मेथड्स जो अप्लाई करने हैं उसमें कोई गलती कर दे। जब ह्यूमन मिस्टेक्स के द्वारा कोई भी एरर काज हो रही है, जो पर्सनली किसी व्यक्ति के कारण आपकी एरर काज हो जाती है और प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है, उस एरर को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। और दूसरे टाइप की एरर जो होती है सिस्टमैटिक एरर, इस एरर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एरर। इस एरर को हम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं ये एरर किस कारण से काज हुई है, या फिर इसका काज क्या है, या फिर इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को हम ठीक भी कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन करके इसको हम सुधार भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक एरर को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर या फिर पर्सनल एरर, और तीसरा आपका हो जाता है इन्वायरमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसी एरर्स होती हैं जैसे कि मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, अब चाहे कोई आपका ऑपरेटर्स हो या फिर कोई ग्लास वेयर हो। जैसे मान लीजिए ग्लास वेयर है, आपका नस्ला सिलेंडर यूज हो रहा है, बहुत सारे बीकर यूज हो रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क यूज हो रहा है, वो बेल आपका स्टेराइल ना हो, माइक्रो फ्री ना हो, उसमें कोई अलग माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो, या फिर मान लीजिए जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, उसमें कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, सफाई उसकी पूरी तरीके से उसका क्लीननेस नहीं हुआ है, वो क्लीन नहीं है, और हमने क्या किया उसमें अपने ड्रग को इंटर करवा दिया है। या फिर हो सकता है किसी भी कंटेनर में लीकेज हो, उसमें भी कोई भी क्रैक्स हो, ये क्या करते हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं, आपके रिजल्ट को खराब कर देते हैं। मान लीजिए वेइंग मशीन है तो वेइंग मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इस वजह से होने वाली एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट के कारण काज होती है किसी भी ऑपरेशंस में, उस एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस एरर को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पंचिंग मशीन है, अगर आपका टैबलेट जो है वो रफ बन जा रहा है या कहीं पे उसमें क्रैक्स आ जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होगा, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। दूसरी एरर जो होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल या फिर पर्सनल एरर। अब इसमें क्या होगा, जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है या फिर जो ऑब्जर्वेशन चल रहा है, जो मेथड्स वहाँ पे यूज किए गए हैं वो मेथड्स आपके प्रॉपर सही नहीं हैं कि जिस मेथड से आपको बनाना है। मान लीजिए जैसे आपको सिरप बनाना है, तो सिरप बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, तब उनको हम कोल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, या फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं तो उसको हम हॉट प्रोसेस से बनाते हैं। तो सिरप बनाने का 2 मेथड होता है, एक कोल्ड मेथड होता है, दूसरा आपका हॉट मेथड होता है। अब आपको प्रॉपर वहाँ पे पता नहीं था कि कौन से मटेरियल आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, इसको किस मेथड में बनाना था, कोल्ड प्रोसेस से बनाना है या फिर हॉट प्रोसेस से बनाना है, और आपने उसको बनाया और आपका प्रोडक्ट खराब हो गया क्योंकि वहाँ पे आपको जानकारी नहीं थी। तो ऐसी एरर जिसमें आप मेथड्स का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब हो जाता है, ऐसी एरर्स को हम ऑब्जर्वेशनल एरर या फिर पर्सनल एरर्स के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी एरर जो होती है इन्वायरमेंटल एरर। ऐसी एरर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोई चेंज आ जाए, उसके कारण आपकी एरर काज हो जाए, त्रुटि हो जाए, आपका फाइनल रिजल्ट अच्छे से ना आए, ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। अब इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है वहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाए, हो सकता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, हो सकता है कोई भी डस्ट पार्टिकल इंटर कर जाए, हो सकता है कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए, या फिर बाहर से डस्ट आपकी इकट्ठा हो जाए। तब उससे होने वाली जो एरर्स होती हैं, उन एरर्स को हम रखते हैं इन्वायरमेंटल एरर में। ये इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने के बाद जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं वो इन्वायरमेंटल में आएगा। जैसे कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज हो जाना, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना या ह्यूमिडिटी का घट जाना, या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाए आपके उस लैब में या फिर पर्टिकुलर
प्रोडक्शन एरिया में, तो वहाँ पे जो एरर काज हो जाएगी वो इन्वायरमेंटल एरर में आएगी। और तीसरी और लास्ट एरर जो होती है रैंडम एरर, रैंडम एरर को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं। ये रैंडमली काज हो जाती है जिसका मेन हमको कारण नहीं पता होता है, और इसको हम इनडिटर्मिनेट एरर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अब चाहे हम वहाँ पे क्यों ना किसी अच्छे इक्विपमेंट का यूज करें, या फिर हम किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट का यूज करें, अच्छे मटेरियल का भी यूज कर लेंगे, तब भी वो एरर्स आपकी काज हो जाती हैं। रैंडमली होने वाली एरर्स जिनका कारण हमको नहीं पता होता है, वो हमारी रैंडम एरर के अंतर्गत आती हैं, और इनको मिनिमाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये कुछ टॉपिक्स उसके टाइप्स थे आपके एरर के। एरर क्या होती है, उसके टाइप्स के बारे में हमने देखा। अब जितने प्रकार की ये जो एरर्स हो रही हैं, इसको कंट्रोल करने का, मिनिमाइज भी करने का मेथड्स आपको पढ़ना है। तो दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। अब ये जो त्रुटियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उसको मिनिमाइज करने के आपके मेन 5 तरीके होते हैं। पहला अगर आप देखें मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, जिसमें पहला मेथड आपका होता है कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटस। इसमें क्या करते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटस में जो भी हमारे ऑपरेटस यूज हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ग्लास वेयर यूज हो रहा है, कांच के बर्तन जो भी उसमें यूज हो रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब उसमें उसका मेजरमेंट करते हैं कि अगर इसमें 50 ml लिखा है तो इसकी क्वांटिटी क्या एक्चुअल में 50 ml इसमें आता है कि नहीं, उसकी क्वालिटी को हम पता करते हैं, या फिर उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, या फिर उसमें जो स्केलिंग की गई है, जो उसमें माप लिखी गई है, वो माप सही है कि नहीं है, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, या फिर उसमें कोई अदर प्रोडक्ट तो पहले से स्टोर करके नहीं रखा था जिसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है। अगर हम इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, उसके माप को जानते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वह किस मटेरियल के लिए सुटेबल होगा, अगर इक्विपमेंट की पूरी जांच की जाती है कि हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट सही हैं, और सही इक्विपमेंट्स का हम अगर यूज करेंगे तो हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जिसमें कि जैसे आपका सिस्टमिक एरर का जो इंस्ट्रूमेंटल एरर वाला पोर्शन था, कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर्स हो जा रही थी, उन एरर्स को हम कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटस से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वेल क्वालिफाइड ऑपरेटर्स का यूज करें वहाँ पे, और आपके जितने भी डिफेक्टेड ऑपरेटर्स हैं उनको हम अवॉइड करें, और उसको स्टेराइल करें। स्टेराइल का मतलब माइक्रोब फ्री करें, कोई भी उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। वेल क्वालिफाइड ऑपरेटर्स का यूज करके भी हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा आपका जो मेथड होता है इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं आप, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो क्या करें, उसके मेथड्स को चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए एक मेथड से आप बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपका खराब हो जा रहा है, तो नए मेथड्स का आप यूज करें, अपने मेथड्स में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, उसमें चेंज कर दें, या फिर सुटेबल मेथड्स का सिलेक्शन करें, या प्रॉपर मेथड्स का आप सिलेक्शन करें। जहाँ पे जो आपकी ऑपरेशनल एरर में, कैलकुलेशन में कोई गलती हो जा रही है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है, ज़्यादा लंबा समय ले रहा है, उनमें कोई चेंज करके आप ऑपरेशन को चेंज कर, ये जो मेथड्स यूज हो रहे हैं उन मेथड्स को आप चेंज करके एक सुटेबल मेथड्स का यूज करें, और एसओपी को फॉलो करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का यूज करके किसी भी एनालिसिस को हम अगर करेंगे तो हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आपका इनडिटर्मिनेट मेथड ऑफ एनालिसिस में आएगा। तीसरा जो है आपका रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। तीसरा है रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब मान लीजिए जो एरर आ जा रही थी, मान लीजिए कोई भी आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है, तो आप सीधा उसको जो ड्रग सैंपल है जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप सीधे उस प्रोडक्ट को लेते हैं और आपका प्रोडक्ट बार बार खराब हो जाता है।
तो रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं हम, उसमें बिना विदाउट सैंपल जो भी हमारा ड्रग सैंपल है उस ओरिजिनल ड्रग मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, पहले से एक आपका डुप्लीकेट मॉलिक्यूल्स वहां पे यूज करते हैं। ब्लैंक डिटर्मिनेशन का मतलब होता है विदाउट द सैंपल इन्वॉल्वमेंट, कोई भी आपका सैंपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं हम, और किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं जिससे हमारा जो ओरिजिनल ड्रग है वो ना खराब होने पाए, पहले एक डेमो करके हम देख लेते हैं, उसके बाद किसी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, वो हमारा आ जाता है रनिंग ए ब्लैंक डिटर्मिनेशन में। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, बिना, विदाउट सैंपल, विदाउट एनी ड्रग इन्वॉल्वमेंट, किसी भी ड्रग का इन्वॉल्वमेंट ना करें हम, एक आपका डेमो जैसा कोई भी ऑपरेशन कर लें जिसमें हम किसी भी ड्रग सैंपल का इन्वॉल्वमेंट ना करें, जिससे हम होने वाली त्रुटियों का पता लगा सकें, उसको ठीक कर सकें, ताकि हमारे फाइनल प्रोडक्ट का जब ऑपरेशन करें तो उसमें कोई भी त्रुटि ना आए, वो हमारा ब्लैंक डिटर्मिनेशन कहलाएगा। और आपका चौथा होता है रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन, रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। अब कंट्रोल डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसकी क्वालिटी को हम पता करें, उसकी क्वालिटी ठीक है नहीं, पहले आपका क्वालिटी क्वालिफाइड हो जाए, उसमें कोई इम्प्यूरिटी ना प्रेजेंट हो, वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो वेल कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वेल स्टेराइल होना चाहिए, आपकी कंडीशन जो होनी चाहिए वो आपकी एसेप्टिक होनी चाहिए, इन्वायरमेंट पूरा क्लीन होना चाहिए, आपका माइक्रो फ्री होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट जो हो आपके क्वालिफाइड हों, मतलब कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग पहले से कर ली जाए, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को बनाया जाए। स्मॉल स्केल पे उसको बना के सारी चीज़ें एग्जामिन करने के बाद अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है, उसकी क्वालिटेटिव जितनी भी एनालिसिस हैं उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होने वाले रिएजेंट की सारे जितने भी रिएजेंट यूज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को पता कर लिया जाए, उनकी क्वांटिटी को एक ऑप्टिमम साइज पे ही लिया जाए, तो वो हमारा आता है कंट्रोल डिटर्मिनेशन में। मतलब कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है उसको परफॉर्म करने के बाद कोई भी हमारी ड्रग बनाई जाती है तो वो आपका आएगा रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन। दूसरा आपका होता है रनिंग, लास्ट पांचवा जो होता है रनिंग ए पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल डिटर्मिनेशन ये आपका फिफ्थ होता है, पांचवा मेथड होता है। अगर मान लो कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, एक बार आपका प्रोडक्ट खराब होगा, दो बार आपका प्रोडक्ट खराब होगा, तीन बार आपका प्रोडक्ट खराब होगा, तो आप क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उन चीज़ों का कैलकुलेशन आप नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये नहीं बन पाएगा। तो रनिंग ए पैरेलल डिटर्मिनेशन का मतलब है कोई भी आप चीज़ें बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अलग अलग आपके जितने भी वहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी पर्सनल्स यूज हो रहे हैं, सबको वही सेम प्रोडक्ट आप अलग अलग तरीकों से दे दीजिए, या फिर यूँ कहिए कोई भी ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट एक ही ऑपरेशन कई बार किया जाए, उसको कई बार हम करें, कभी ना कभी तो हमारा प्रोडक्ट सही होगा, जिससे हम क्या करें, एरर को मिनिमाइज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। इसको क्या करें हम, जैसे कि कहते हैं ना प्रैक्टिस करते रहिए रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, वैसे ही सेम अगर किसी भी ऑपरेशन को हम बार बार करें, 1 2 3 4 5 6 बार अगर किसी भी ऑपरेशन को हम बार बार उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसी पे अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है, हमें एक प्रिसाइज वैल्यू ऑब्टेन होती है, जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है आपके एरर को मिनिमाइज करने का, जब किसी सेम ऑपरेशन को हम 2 या 2 से अधिक बार फॉलो करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आता है रनिंग ए पैरेलल डिटर्मिनेशन में। तो ये आपकी थोड़ी सी एरर रही, एरर के टाइप्स के बारे में हमने देखा, एरर्स को कैसे मिनिमाइज करते हैं उसके बारे में देखा। अब इसके आगे जो एरर को मिनिमाइज करने के बाद वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है, मतलब एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, और जो एरर्स को मिनिमाइज करने के बाद वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है, मतलब जब कम से कम एरर आने लगे, जो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के इक्वल वैल्यू आने लगती है, उसी को बोलते हैं हम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो आपकी ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए आप 500 ml यहाँ बीकर में रखे हैं, तो कोई मेजर करके आया है और ये ट्रू वैल्यू इसकी जो थी 500 ml थी, इसमें लिक्विड जो भरा है 500 ml का था, और जब आपने उसको ऑब्जर्व किया है तो जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो ऑब्जर्व वैल्यू आई है आपकी
495 ml। तो ये वैल्यू जो है लगभग आपके एग्जैक्ट है या नियर है, बहुत ज़्यादा करीब है आपके ट्रू वैल्यू के। तो ये इसकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, शुद्धता होगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ऑपरेशन में जब आपकी ट्रू वैल्यू जो है ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल आ जाती है या उसके नियर में आ जाती है, बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो मिनिमाइजेशन के बाद हमें ऑब्टेन्ड होती है। एक चीज होती है प्रेसीजन। प्रेसीजन एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है जहां पे हम किसी भी ट्रू वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें पर्टिकुलर 4-5 लोग, मान लो इसी सोल्यूशन को हम 4-5 लोग को दे दें और बताएं कि इसको आप दे करके बताइए। अब मान लीजिए कुछ लोग बता रहे हैं कि 400 ml है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 498 ml है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि 490 ml है। अब कुछ लोग बता दे रहे हैं कि नहीं 499 ml है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जो चारों अलग अलग वैल्यू हैं जो एक एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग इक्वल होगी। लगभग में आपका 499 ml 499 ml जो आया है वो लगभग आपके इक्वल है किसे, इस ट्रू वैल्यू के। तो प्रेसीजन क्या होता है, प्रेसीजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू व्हिच आर एग्जैक्टली इक्वल टू द ट्रू वैल्यू, दैट वैल्यू आर कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू। एक प्रिसाइज वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए जो आपकी ट्रू वैल्यू के इक्वल होती है वो हमारा प्रेसीजन कहलाता है। तो ये थोड़े बहुत टॉपिक्स थे जो आपके पहले यूनिट में एरर वाले में आते हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे, इम्प्योरिटी के बारे में बात करेंगे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में बात करेंगे और लिमिट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।